स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा टॉपिक है वायुदाब पेटियां और वायुमंडलीय पौने, और ये दोनों ही टॉपिक ज्योग्राफी में जो क्लाइमेटोलॉजी एक ब्रांच है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। आपको इसको बहुत अच्छे से समझना होगा और मुझे लगता है आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायुदाब पेटियां, एयर प्रेशर बेल्ट। लेकिन वायुदाब पेटियां को समझने से पहले इन दो शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला शब्द है वायुदाब और दूसरा शब्द है पेटियां। वायुदाब क्या होता है? वायुदाब का मतलब है पृथ्वी के धरातल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के भार को ही हम वायुदाब कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के भार को हम वायुदाब कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाएंगे वायुदाब कम होता जाएगा, और जैसे जैसे हम वायुमंडल से नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे एयर प्रेशर या वायुदाब बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसेज हैं। जो वायु है उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो नीचे जाने पर डेंस होते जाते हैं, उसका आयतन कम होते जाता है और एयर प्रेशर जो होता है वो बढ़ते जाता है। इसलिए अगर हम देखें महासागरों की तुलना में महाद्वीपों में वायुदाब क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? अरे बोले भाई, महाद्वीपों में जो वायुदाब है वो कम होगा क्योंकि महाद्वीप जो है महासागरों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर है, इसलिए वहां वायुदाब कम होगा, जबकि महासागरों में वायुदाब अधिक होगा। इसके अलावा अगर हम देखें विषुवतीय क्षेत्र में, तो विषुवतीय क्षेत्र में चूंकि विषुवतीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है, इस वजह से विषुवतीय क्षेत्र में जो वायुदाब होगा वो कम होगा क्योंकि वायु गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, इसलिए यहां वायुदाब कम होगा। जबकि उसकी तुलना में जो पोलर रीजन होंगे, जो ध्रुवीय क्षेत्र होंगे, यहां पर वायुदाब विषुवतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक होगा। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो टेम्परेचर है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में टेम्परेचर काफी कम होता है, इस वजह से वायु ठंडी होकर के नीचे बैठती है, इसलिए यहां पर वायुदाब ज्यादा होगा। और दूसरा कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा होता है विषुवतीय क्षेत्र की तुलना में। उसका रीजन है कि कोर से विषुवतीय क्षेत्र की जो त्रिज्या होती है, विषुवतीय क्षेत्र की जो त्रिज्या है वो ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है, इस वजह से ध्रुवीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पोलर रीजन पर नीचे वायु बैठती है और यहां हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। ये चीज समझ में आई? वायुदाब को हम मिलीबार में मापते हैं। अगर हम सागर तल का वायुदाब देखें तो 1013 मिलीबार यहां का वायुदाब होता है। 1013, या इसको आप याद रखें 1013.2 मिलीबार, ये एग्जैक्ट जो है वो सागर तल का वायुदाब होता है। ठीक, मतलब जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाएंगे तो वायुदाब कम होता जाएगा, नीचे आएंगे तो वायुदाब बढ़ता जाएगा। एक बात आपको और याद रखनी है कि जो वायु है, पौने हैं, अभी हालांकि उसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं, हमेशा पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, मतलब उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पौने चलती हैं। जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो इसी को हम वायुदाब प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुदाब प्रवणता। मतलब जब समदाब रेखाएं, देखो एक समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम समदाब रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समदाब रेखाएं। एक समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है। और जब समदाब रेखाएं बहुत पास पास होती हैं तो ये दिखाता है कि वायुदाब प्रवणता बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। मतलब समदाब रेखाएं जब दूर दूर होंगी तो वायुदाब प्रवणता कम होगी। इसका मतलब है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच जो डिफरेंस है वो ज्यादा है,
और ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, वायु एयर उतनी ही तीव्र वेग से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। इतनी चीज क्लियर है आपको? एक और कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखें कि जो वायु दाब होता है, हमेशा जहां पर उच्च वायु दाब होगा वहां पर तापमान ज्यादा होगा। अरे जहां उच्च वायुदाब होगा वहां तापमान कम होगा, सॉरी ऐसे नहीं, जहां वायुदाब ज्यादा होगा वहां तापमान कम होगा। मतलब हमेशा वायुदाब और टेम्परेचर में इनवर्सली रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, अपोजिट रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। वायुदाब ज्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो वायुदाब कम हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप याद रखें, आगे ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अच्छा, इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है, जो मैंने आपको बताया कि ऊंचाई में जाने पर वायुदाब में तेजी से कमी आती है, और एक निश्चित ऊंचाई पर जाने पर, जैसे अगर हम बोले 5500 मीटर की हाइट में जब आप चले जाते हैं वायुमंडल में, तो हमारे वायुमंडल का जो वायुदाब होता है वो आधा रह जाता है। कितना रह जाता है? आधा। मतलब लगभग 5 किलोमीटर की हाइट पर वायुदाब जो है वो आधा रह जाता है। क्लियर? तो ये 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताए, इसको आप याद रखें। अब हम बात करते हैं वायुदाब पेटियों की। तो देखें, पूरी पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। 7 वायुदाब पेटियां कौन कौन सी हैं एक बार देख लीजिए आप। विषुवतीय क्षेत्र में विषुवतीय निम्नदाब पेटी, उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उत्तरी गोलार्ध में ही सेम उन्हीं अक्षांश पर उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उत्तरी गोलार्ध में उपध्रुवी निम्नदाब पेटी, दक्षिणी गोलार्ध में सेम वही पेटी उपध्रुवी निम्नदाब पेटी, और पोलर रीजन में दोनों ही पोल में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ध्रुवी उच्च दाब पेटी, और यहां भी ध्रुवी उच्च दाब पेटी। 7 वायुदाब पेटियां हैं, और ये जो 7 वायुदाब पेटियां हैं ये 4 प्रकार हैं इनके। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। मतलब 4 प्रकार की 7 वायुदाब पेटियां हमको देखने को मिलेंगी। 4 प्रकार ये हैं, मतलब ये 2 पेटी और एक ये 2 पेटी कौन कौन सी? उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपध्रुवी निम्नदाब पेटी और ध्रुवी उच्च दाब पेटी। ये उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ आपको दक्षिणी गोलार्ध में भी देखने को मिलती है। यदि पृथ्वी रोटेट नहीं करती, यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती या पृथ्वी की घूर्णन गति नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में हमको पूरी पृथ्वी में केवल 3 वायुदाब पेटियां ही देखने को मिलती। यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो हमें पूरी पृथ्वी पर केवल 3 वायुदाब पेटियां ही देखने को मिलती। और 3 वायुदाब पेटियां कौन कौन सी होती? ये तीनों वायुदाब पेटियों का जो निर्माण होता वो टेम्परेचर की वजह से होता, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें विषुवतीय क्षेत्र में सीधी पड़ेंगी। क्लियर है? जबकि सूर्य की किरणें ध्रुवीय क्षेत्रों पर, पोलर रीजन में तिरछी पड़ेंगी। तो यहां तापमान ज्यादा होने की वजह से लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता, और यहां तापमान की न्यूनता के कारण, तापमान कम होने के कारण यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता, जैसा आज होता है। ये चीज समझ में आई आपको? इसका मतलब पृथ्वी पर ये जो 3 पेटियों का निर्माण हुआ है, विषुवतीय निम्नदाब पेटी, ध्रुवी उच्च दाब पेटी उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में भी ध्रुवी उच्च दाब पेटी, ये तीनों ही पेटियां जो हैं, ये इनकी जो उत्पत्ति हुई है, इनका जो जन्म हुआ है वो तापमान की वजह से हुआ है। इसलिए ये 3 पेटी को तापजन्य पेटी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तापजन्य पेटी। इसे कहा जाता है थर्मली प्रेशर एयर प्रेशर बेल्ट। तो याद रहेगा, थर्मली एयर प्रेशर बेल्ट कौन कौन से हैं? एक तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, नॉर्थ पोल में पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, और साउथ हेमिस्फीयर है यहां पर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। क्लियर है? लेकिन पृथ्वी चूंकि घूर्णन करती है, पृथ्वी रोटेट करती है, तो पृथ्वी के घूर्णन करने की वजह से, पृथ्वी की गति करने की वजह से दोनों ही गोलार्ध में 2-2 पेटियों का और निर्माण हो जाता है। 2-2 पेटियों का और निर्माण हो जाता है, और ये 2 पेटियों का जो निर्माण हो रहा है पृथ्वी की गति करने की वजह से हो रहा है। इसलिए ये 4 पेटियों को पृथ्वी की गतिजन्य पेटी कहा जाता है। तो याद रहेगा आपको, पृथ्वी के रोटेट करने की वजह से, पृथ्वी की गति करने की वजह से ये 4 पेटियों का निर्माण हुआ। ये 4 पेटियां कौन कौन सी हैं? तो देखें, उत्तरी गोलार्ध में पहली पेटी उपोष्ण
उच्च दाब पेटी जिसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और दूसरी पेटी है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। क्लियर है? तो ये जो दोनों पेटी हैं ये डायनेमिकली फॉर्म्ड एयर प्रेशर बेल्ट हैं। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए, तो हमने यहां पर ये समझ लिया कि जो 7 वायुदाब की पेटियां हैं जिसमें से 3 पेटी जो हैं वो तापमान की वजह से उनका जन्म हुआ, इसलिए उनको हमने क्या बोल दिया? तापजन्य पेटी बोल दिया। इसके अलावा दोनों ही गोलार्ध में जो 2-2 पेटी हैं, मतलब ये 4 पेटी जिनका निर्माण पृथ्वी की गति करने की वजह से हुआ, इस वजह से इन पेटियों को हमने क्या बोल दिया? गतिजन्य पेटी कह दिया। क्लियर है यहां तक? चलो, अगर पृथ्वी रोटेट नहीं करती तो केवल 3 पेटियों का निर्माण होता, चूंकि पृथ्वी गति कर रही है इस वजह से 4 पेटियां और इस तरीके से 7 पेटियां यहां पर बन गई। चलिए, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली पेटी की, और ये पेटी है कौन सी? विषुवती निम्न दाब पेटी या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। देखिए अब यहां पर क्या होता है। विषुवती निम्नदाब पेटी, सबसे पहले हम इसके विस्तार की बात कर लेते हैं, कहां से कहां पाई जाएगी। तो जो विषुवती निम्नदाब पेटी है ये दोनों ही गोलार्ध में 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर के 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच में इस पेटी का विस्तार होता है। विषुवती निम्नदाब पेटी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखाओं के बीच ये पेटी आपको देखने को मिलेगी। इस पेटी में सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं, और सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ने की वजह से यहां पर तापमान ज्यादा होगा, यहां तापमान ज्यादा होगा। इस वजह से मैंने आपको बताया था हमेशा तापमान और वायु दाब के बीच इन्वर्सली रिलेशन देखने को मिलता है, अपोजिट रिलेशन होता है। इस वजह से यहां पर वायु दाब क्या होगा? कम होगा। इसलिए कौन सी पेटी का निर्माण हुआ? निम्न दाब पेटी का निर्माण हुआ। क्लियर है? तो यहां सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं, इस वजह से टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहां वायु आते ही क्या होगी? गर्म होकर के ऊपर उड़ जाएगी। क्लियर है? और जब वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी तो वायु फिर कहीं नीचे बैठेगी भी, और कहां बैठेगी उसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। क्लियर हुई यहां तक की चीजें आपको? तो विषुवती निम्नदाब पेटी में क्या होता है ये समझ में आया। यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहां पर जो भी वायु आती है, वायु यहां आते ही सीधे ऊपर उठ जाती है। इसका मतलब है कि इस पेटी में, विषुवती निम्नदाब पेटी में, वायु का आपको ऊर्ध्वाधर संचरण देखने को मिलेगा। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। इसका मतलब यह है हॉरिजेंटल रूप में यहां पर पौनें नहीं चलती हैं, क्षैतिज रूप से इस पेटी में पौनें नहीं चलती हैं, और क्षैतिज रूप से यहां पौनों के ना चलने की वजह से यहां पर कोई भी ऐसी वायुमंडलीय घटनाएं नहीं होती हैं। इस वजह से इस पेटी को शांत पेटी या डोल्ड्रम पेटी के नाम से भी जाना जाता है। कई बात समझ में आई है आपको? तो पृथ्वी की ऐसी कौन सी पेटी है जहां पर वायु का क्षैतिज संचलन नहीं होता? विषुवती निम्नदाब पेटी है। यहां जैसे ही इधर से वायु नीचे आई, अभी समझ लीजिए आप, लेकिन अभी मैं पौने नहीं पढ़ा रहा हूं, पौने भी पढ़ाऊंगा। जब मैं वायुदाब पेटियां पढ़ा दूंगा तो फिर ये जो भूमंडली या वायुमंडली पौने आपको पढ़ाऊंगा, तब ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है? तो जब ये ऊपर से उपोष्ण उच्चदाब क्षेत्र से और दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्चदाब क्षेत्र से जो पौने आती हैं यहां पर, और जैसी पौने यहां तक आती हैं विषुवती निम्नदाब पेटी तक, तो यहां टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये पौने यहां आते ही, यहां आपस में टकराते ही ऊपर उड़ जाती हैं। मतलब इस पेटी में वायु का आपको ऊर्ध्वाधर संचरण देखने को मिलेगा। यहां पर वायु क्षैतिज रूप से संचरण नहीं करती है, और क्षैतिज रूप से संचरण नहीं करती है इस वजह से यहां पर कोई भी वायुमंडली डिस्टरबेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। वायुमंडलीय डिस्टरबेंस का मतलब यहां पर यह है कि यहां पर ये बिल्कुल क्षैतिज संचलन ना होने की वजह से ये क्षेत्र बिल्कुल शांत होता है, और शांत होने की वजह से इस क्षेत्र को डोल्ड्रम पेटी या डोल्ड्रम बेल्ट भी कहा जाता है। और यही कारण है कि यहां वायु का क्षैतिज संचलन नहीं होता। इस वजह से यहां पर
आपको साइक्लोन या चक्रवात भी देखने को नहीं मिलेंगे। आ गई बात समझ में? तो ना ही साइक्लोन आ रहे हैं, ना ही चक्रवात आ रहे हैं, ना ही इस तरीके की कोई एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। इसलिए इस बेल्ट को क्या बोल दिया? शांत और डोलड्रम पेटी कह दिया। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? बोले भाई, किसी को कोई डाउट इस पेटी में नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? विश्वती निम्नदाब पेटी, यहां पर जो पौने आएंगी आपस में टकराकर पौने ऊपर उड़ जाएंगी, मतलब यहां पर वायु का ऊर्ध्वाधर संचरण देखने को मिलेगा, यहां वायु का क्षैतिज संचरण नहीं होगा। क्लियर है? अभी इससे रिलेटेड इसमें अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, अभी आपको मैं बताऊंगा। यहाँ जो टकराती हैं, यहाँ पर ITCZ का निर्माण कैसे होता है, ये जो पौने आपस में टकराएंगे, ये व्यापारिक पौने आपस में टकराती हैं, इसलिए इसको ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण, है ना, कैसे पेटियों का खिसकाव होता है, वो सारी चीज़ों पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। चलिए दूसरी जो पेटी है, ये पेटी, इसका नाम है उपोष्ण उच्च दाब पेटी। उपोष्ण उच्च दाब पेटी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसका निर्माण दोनों ही गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 30 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के बीच ये पेटी का विकास होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच इस पेटी का विकास होगा। ठीक है, तो आप याद रखें दोनों ही गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच उपोष्ण उच्च दाब पेटी पाई जाती है। उपोष्ण उच्च दाब। अब यहां पर क्या हुआ, हमने देखा था कि जो विश्वती निम्न दाब पेटी है, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा था, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहां की वायु ऊपर उठी, और यहां की वायु जो ऊपर उठी वो कहां बैठेगी, तो वो बैठती है उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में। यहां की जो वायु गर्म होकर के ऊपर उठी, ये वायु जो गर्म होकर के ऊपर उठी, ये वायु दो दिशा में आगे जाती है, कुछ वायु यहां बैठती है, और जो कुछ वायु है ये आगे बढ़कर यहां बैठती है। तो विश्वती निम्न दाब की वायु ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद ये जो वायु है दो दिशाओं में बैठेगी। इसकी कुछ वायु कहां बैठी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में, और कुछ वायु दक्षिणी गोलार्ध के उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में बैठी। जब वायु नीचे बैठेगी तो वायु के पहली चीज तो आप यहां पर याद रखें कि यहां पर उपोष्ण उच्च दाब पेटी का निर्माण कैसे हुआ। उपोष्ण उच्च दाब पेटी का निर्माण कैसे हुआ, जैसे पहली चर्चा मैंने आपसे की, ये जो दोनों पेटी हैं, उपोष्ण उच्च दाब पेटी और उपध्रुवी निम्न दाब पेटी, ये दोनों ही पेटियों का निर्माण पृथ्वी की गति करने की वजह से हुआ, पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से हुआ। पृथ्वी जब घूमती है, पृथ्वी जब रोटेट करती है, जिसकी वजह से एक बल काम करता है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस बल, और कोरियोलिस बल की वजह से पौने मुड़ जाती हैं। तो यहां पर याद रखें विश्वती क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ की वायु जो ऊपर उठती है और ये जब ध्रुवों की ओर आगे बढ़ती है, तो कोरियोलिस बल की प्रभाव से ये जो है ये मुड़ जाती है, और ये ऊपर आने के बाद ये ठंडी होती है, और ठंडी होने के बाद ये यहाँ पर नीचे बैठती है। तो इस पेटी का निर्माण, इस पेटी की जो उत्पत्ति है उपोष्ण उच्च दाब पेटी की, इसकी उत्पत्ति के दो कारण हैं। पहला कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति, और दूसरा कारण है यहां पर वायु का नीचे बैठना। दूसरा कारण क्या है, यहां पर वायु का नीचे बैठना, मतलब उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में जो वायु नीचे बैठती है इसे हम वायु का अवतलन कहेंगे। और जब वायु नीचे बैठेगी तो क्या होगा, एयर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अरे वायु का दबाव जब नीचे ज्यादा होगा, वायु नीचे बैठते जाएगी बैठते जाएगी बैठते जाएगी, तो क्या होगा, एयर प्रेशर बढ़ेगा, वायु दाब बढ़ेगा। तो इस पेटी के निर्माण के दो कारण हैं, इस पेटी की उत्पत्ति के दो कारण मैंने आपको बताए। पहला कारण पृथ्वी की घूर्णन गति, और दूसरा कारण यहां वायु का, विश्वती क्षेत्र से जो वायु ऊपर उठी थी उसका ठंडा होकर के वायु का उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी मतलब दोनों ही गोलार्ध की उपोष्ण उच्च दाब पेटी में नीचे बैठना। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? अब जब यहां वायु नीचे बैठेगी उपोष्ण उच्च दाब पेटी में, तो वायु ठंडी होकर के नीचे बैठी। ये वो क्षेत्र है जहां पर क्या होता है, नीचे हम इसको उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र बोलते हैं। जब वायु, कोई भी वायु जब ऊपर से नीचे आएगी तो वायुमंडल में ऊपर टेम्परेचर कम होगा, हमने नॉर्मल लैप्स रेट देखा था।
वायुमंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम वायुमंडल से नीचे पृथ्वी की ओर आएंगे, धरातल की ओर आएंगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अरे बढ़ेगा, क्योंकि नीचे तापमान ज्यादा होता है, और नीचे तापमान ज्यादा होता है, इस वजह से क्या होगा, वायु जो ठंडी थी क्या होने लगेगी, वायु गर्म होने लगेगी। वायु क्या होगी, वायु गर्म होने लगेगी। इतनी चीज समझ में आई आपको। और जो ठंडी वायु नीचे बैठेगी, जो वायु गर्म होने लगेगी, और नीचे बैठती हुई जो वायु होती है, और चूंकि ये गर्म वायु है, इसलिए यहां पर कंडेंसेशन नहीं होगा, यहां पर संघनन की क्रिया नहीं होगी, और इस बेल्ट में वर्षा भी नहीं होगी। क्लियर हुई ये चीज आपको। तो विषुवतीय क्षेत्र की जो वायु, विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र की जो वायु ऊपर उठी थी, वो ठंडी होकर के दोनों ही गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब पेटी में बैठती है, इस जोन में बैठती है, जिसकी वजह से ये वायु गर्म होती है। गर्म होने की वजह से यहाँ संघनन की क्रिया नहीं होती, जिस वजह से यहाँ पर वर्षा भी नहीं होती। और इसी वजह से विश्व के जितने भी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं, विश्व के जितने भी ट्रॉपिकल डेजर्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो इन्हीं पेटियों में देखने को मिलेंगे, दोनों ही गोलार्ध में। किस पेटी में, उपोष्ण उच्च दाब पेटी उत्तरी गोलार्ध, और उपोष्ण उच्च दाब पेटी दक्षिणी गोलार्ध। तो विश्व में बहुत सारे मरुस्थल हैं। अगर हम उत्तरी गोलार्ध में अगर मरुस्थलों को देख लें, तो आप स्टार्ट करिए अमेरिका से, तो अमेरिका में आपको मिल जाएगा एरिजोना मरुस्थल, सोनेरान मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल। आगे बढ़ेंगे आप तो आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चले जाइए, तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका नाम है सहारा मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल भी आपको इसी बेल्ट में देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ जाइए तो आपको चीन में मिल जाएगा टकला मकान मरुस्थल, भारत में मिल जाएगा आपको थार का मरुस्थल, और आपको अफ्रीका के पूर्वी तट पर एक मरुस्थल मिल जाएगा जिसका नाम है ओगादेन मरुस्थल। ठीक, आप दक्षिणी गोलार्ध में इसी बेल्ट में आ जाइए उपोष्ण उच्च दाब पेटी में, तो यहाँ भी आपको बहुत सारे मरुस्थल मिल जाएंगे। आपको चिली में मिलेगा अटाकामा मरुस्थल। आगे बढ़ेंगे अफ्रीका में तो आपको नामीबिया में मिल जाएगा नामीम मरुस्थल, और आगे बढ़ेंगे तो आपको बोत्सवाना में मिल जाएगा कालाहारी मरुस्थल, और आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा विश्व का दूसरा बड़ा मरुस्थल जिसका नाम है विक्टोरिया मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया, गिब्सन, सिप्सन, सैंडी, ये सारे मरुस्थल आपको इसी बेल्ट में देखने को मिलेंगे, जिसका सबसे बड़ा कारण है, इन मरुस्थलों के निर्माण का जो कारण है, यहाँ वायु का नीचे बैठना। और वायु जब नीचे बैठती है तो नीचे तापमान ज्यादा होता है, जिस वजह से वायु गर्म होती है, और गर्म वायु वर्षा नहीं कराती है। क्लियर हुई ये चीज आपको। चलिए, इस पेटी में एक घटना और होती है, इसको अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। इस पेटी को क्या कहा जाता है, अश्व अक्षांश। सुना है आपने अश्व अक्षांश? अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड इसे कहते हैं। अश्व अक्षांश क्यों कहा जाता है, तो इसको सुन लीजिए। प्राचीन समय में क्या होता था, जब घोड़ों का व्यापार होता था, जहाजों में घोड़ों को लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता था, तो चूंकि यहां पर हमने देखा वायु ऊपर से नीचे उतरती है, वायु का अवतलन होता है, वायु का क्षैतिज संचलन नहीं होता, इस वजह से इन अक्षांशों पर 30 से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में भी, और 30 से लेकर 35 डिग्री अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में भी वो जहाज आगे नहीं बढ़ पाते थे, वायु के क्षैतिज संचलन ना होने की वजह से। इसलिए यहां समुद्रों से कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक, मतलब जहाज से घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था। आ गई बात समझ में? ताकि वेट कम हो सके और जहाज को आगे बढ़ने में मदद मिले, इसलिए इन अक्षांश को हम क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश भी कहते हैं। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये आपको उपोष्ण उच्च दाब पेटी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट समझ में आया? बोले भाई? तो विस्तार क्या है इनका, 30 से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों ही गोलार्ध में इस बेल्ट का निर्माण होगा। इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की उत्पत्ति के कारण क्या हैं, तो इसके दो कारण बताए मैंने आपको। पृथ्वी की दैनिक गति, पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है उसकी जो घूर्णन गति वो, और दूसरा वायु का अवतलन होना। जब वायु नीचे बैठेगी तो वायु के नीचे बैठने की वजह से प्रेशर बढ़ेगा, इसकी वजह से यहां पर उच्च दाब का निर्माण हुआ।
और मैंने एक चीज़ आपको और बताई कि यहाँ पर वायु जब नीचे बैठती है तो वायु नीचे बैठती हुई वायु जो है वो गर्म होती है, और गर्म वायु जो है वायु का जब अवतरण होगा तो ये वायु वर्षा नहीं कराएगी, और वर्षा नहीं कराएगी, इसलिए विश्व के जितने भी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं वो सारे के सारे उष्णकटिबंधीय मरुस्थल आपको ये दोनों ही बेल्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और बताई, इस बेल्ट को, इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। तो अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है? तो दोनों ही गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांश से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश के बीच जो क्षेत्र है इसे हम अश्व अक्षांश कहते हैं। क्लियर? अच्छा, एक चीज और आप यहां पर जान लीजिए कि हमने देखा था कि जो उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, वहां पर स्थलखंड बहुत ज्यादा है। टोटल स्थलखंड का 70% जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में मात्र 30% स्थल है। इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में महासागरों की कमी है। महासागर की कमी होने की वजह से यहाँ पर ये जो उपोष्ण उच्च दाब पेटी है ये एक नियमित रूप में आपको देखने को नहीं मिलती, एक कंटिन्यूटी में आपको देखने को नहीं मिलती, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों की अधिकता के कारण ये बेल्ट आपको निरंतर रूप में देखने को मिलता है। क्लियर? तो मुझे लगता है आपको ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी समझ में आ गई। चलिए अब अगली पेटी है जिसका नाम है उपध्रुवी निम्न दाब पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो ये जो उपध्रुवी निम्न दाब पेटी है ये दोनों ही गोलार्ध में पाई जाएगी, और दोनों ही गोलार्ध में इसका जो विस्तार होगा वो 60 डिग्री अक्षांश से लेकर के 65 डिग्री अक्षांश के बीच ये दोनों ही गोलार्ध में हमको देखने को मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ भी 60 से 65 के बीच में, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 60 से 65 के बीच में उपध्रुवी निम्न दाब पेटी पाई जाती है। जिस तरीके से उपोष्ण उच्च दाब पेटी का निर्माण कैसे हो रहा था? पृथ्वी की गति की वजह से, पृथ्वी की घूर्णन की वजह से, और दूसरा वायु के अवतलन की वजह से। उसी तरीके से पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से उपध्रुवी निम्न दाब पेटी का निर्माण दोनों ही गोलार्ध में होता है। तो ये भी कैसी पेटी है? गतिजन्य पेटी है। पृथ्वी की जो दैनिक गति है, दैनिक गति की वजह से इस पेटी का निर्माण होता है। अब कैसे होता है इस पेटी का निर्माण? तो समझ लीजिए, यहां पर उपध्रुवी निम्न दाब पेटी है। निम्न दाब पेटी, निम्न दाब का मतलब क्या है? टेम्परेचर यहां पर ज्यादा होगा, लेकिन किसके कंपैरिजन में टेम्परेचर ज्यादा होगा? तो यहां पर जो टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ध्रुवी उच्च दाब पेटी की तुलना में यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो जहां भी याद रखना लो प्रेशर होगा, क्या होगा? लो प्रेशर, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था शुरू में ही, हमेशा पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। पौने कहां से कहां चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। यहां क्या है भाई? यहां कौन सा प्रेशर है? हाई प्रेशर है यहां पर हाई प्रेशर। यहां कौन सा प्रेशर है? हाई प्रेशर है। मैंने बोला हमेशा पौने कहां से कहां चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अभी समझ लीजिए आप, यहां से पौने इधर चलेंगी, यहां हाई है, यहां लो प्रेशर है, यहां भी हाई प्रेशर है, यहां भी लो प्रेशर है। तो जैसे ही ध्रुवी उच्च दाब से पौने उपध्रुवी निम्न दाब की ओर और उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से पौने उपध्रुवी निम्न दाब की ओर चलती हैं, तो ये पौने यहां पर आकर के टकराती हैं, वैसे ही जैसे व्यापारिक पौने विषुवतीय निम्न दाब पेटी में आके आपस में टकराती हैं। क्लियर हुई ये चीज आपको? वैसे ही जैसे विषुवतीय निम्न दाब पेटी में आकर के व्यापारिक पौने टकराती हैं, उसी तरीके से उपध्रुवी निम्न दाब क्षेत्र में यहां चलती हैं पछुआ पौने। अभी आगे मैं चर्चा करूंगा। तो पछुआ पौने यहां आकर के आपस में टकराती हैं, और जैसे ये आपस में टकराती हैं तो चूंकि यहां पर निम्न दाब का क्षेत्र है, मतलब यहां पर हाई प्रेशर नहीं है, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, जिसकी वजह से यहां से वायु ऊपर उड़ जाती है, जिसकी वजह से यहां वायु ऊपर उठ जाती है, और वायु के ऊपर उठने की वजह से ही यहाँ किसका निर्माण होता है? उपध्रुवी निम्न दाब पेटी का निर्माण होता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो उपध्रुवी निम्न दाब पेटी का ओरिजिन कैसे हुआ? पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से, क्योंकि हमने इसको गतिजन्य पेटी कहा, तो पृथ्वी रोटेट कर रही है उस वजह से। और दूसरी चीज हमने देखी कि चूंकि यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर है, और लो प्रेशर होने की वजह से हाई प्रेशर से यहाँ पर लो प्रेशर की ओर पौने चलती हैं। कहाँ कहाँ से चल रही हैं? तो ध्रुवी उच्च दाब से पौने चल रही हैं, और उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से पौने चल रही हैं। ये दोनों ही पौने आकर के कहाँ टकराएंगी? उपध्रुवी निम्न दाब क्षेत्र में। यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ वायु ऊपर उड़ जाती है, और वायु के ऊपर उठने की वजह से इस बेल्ट का निर्माण होता है, उपध्रुवी निम्न दाब पेटी का। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? चलिए, अब ये जो उपध्रुवी निम्न दाब पेटी है, यहां पर दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। पहली चीज तो ये कि उपध्रुवी निम्न दाब पेटी में
क्योंकि ऊपर से जो वायु आ रही है ये अपेक्षाकृत थोड़ी सी ठंडी होती है और नीचे से जो वायु आ रही है ये इसकी तुलना में गर्म होती है। हालांकि दोनों ही कौन सी पवनें हैं, यहाँ पर ध्रुवी पवनें चलेंगी, यहाँ पर कौन सी पवनें चलेंगी, पछुआ पवनें चलेंगी। तो ये ध्रुवी और पछुआ पवनें थोड़ी सी गर्म होंगी, ध्रुवी पवनें उसकी तुलना में ठंडी होंगी, काफी ठंडी होंगी। तो जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि आपस में टकराती हैं, वायु राशि मतलब एयर मास, बहुत बड़ी मात्रा में जब वायु जो है आपस में टकराएगी तो गर्म वायु राशि और ठंडी वायु राशि आपस में टकराती है तो बीच में एक फ्रंट का निर्माण होता है। बीच में फ्रंट को हम हिंदी में वाताग्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाताग्र। तो जब ठंडी और गर्म वायु राशि आपस में टकराती हैं तो उनके संक्रमण क्षेत्र में, उसके ट्रांजिशन बेल्ट में वाताग्र का निर्माण होता है और वाताग्र ही शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों का कारण बनता है। तो यहां पर कौन से चक्रवातों की उत्पत्ति होगी भाई? शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों की उत्पत्ति होगी। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो हमेशा उपध्रुवी निम्नदाब पेटी में वाताग्रों के बनने की वजह से कौन से चक्रवात उत्पन्न होंगे? शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात उत्पन्न होंगे, या जिसको हम टेम्परेट साइक्लोन कहेंगे। तो टेम्परेट साइक्लोन आपको हमेशा कहां देखने को मिलेंगे? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में 60 से लेकर के 65 डिग्री अक्षांश में दोनों ही गोलार्ध में इन साइक्लोन की उत्पत्ति होगी। क्या ये क्लियर हुआ आपको? चलिए, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था उपोष्ण उच्च दाब पेटी के बारे में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड की अधिकता है जिसकी वजह से उपध्रुवी निम्न दाब पेटी एक कंटिन्यूटी में आपको देखने को नहीं मिलती है। चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरी भाग ज्यादा है इसलिए उपध्रुवी निम्न दाब पेटी दक्षिणी गोलार्ध में आपको एक निरंतरता में, कंटिन्यूटी में देखने को मिलती है। तो क्या ये बेल्ट क्लियर हुआ? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्लियर हुआ भाई? तो सबसे पहले हमने इसका विस्तार देखा उपध्रुवी निम्न दाब पेटी का, कहां से कहां तक है? 60 से 65 डिग्री अक्षांश दोनों ही गोलार्ध में। हमने देखा चूंकि यहां पर वर्षभर तापमान कम होता है उसके बावजूद यहां पर क्या पाया जाता है? निम्न वायुदाब पाया जाता है। निम्न वायुदाब मतलब टेम्परेचर यहां पर ज्यादा होगा, मतलब तापमान कम है लेकिन वायुदाब भी यहां पर निम्न होता है। और इसकी उत्पत्ति का जो कारण है इस पेटी का वो क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति, है ना, और दोनों ओर की वायु का यहां आकर के आपस में टकराना जिससे वायु ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, और यहां दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती हैं, इस वजह से यहां पर वाताग्र का निर्माण होता है। और वाताग्र किसको जन्म देता है? शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों को, या शीतोष्ण चक्रवातों को, जिसको हम टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। तो टेम्परेट साइक्लोन का एरिया देख लिया आप लोगों ने। ठीक, और उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड की अधिकता है इसलिए पेटी निरंतरता आपको देखने को नहीं मिलेगी, निरंतरता भंग हो जाती है इस पेटी की। तो निरंतर रूप में ये कहां देखने को मिलेगी आपको? दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागर अधिक है। तो ये उपध्रुवी निम्नदाब पेटी दोनों ही गोलार्ध में क्लियर हुई। चलिए, अब अंतिम जो पेटी बची हुई है वो है ध्रुवी उच्च दाब पेटी। क्योंकि इसका नाम ही है ध्रुवी उच्च दाब पेटी। ध्रुवी, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था हमारी पूरी पृथ्वी पर 3 पेटियां ऐसी हैं जिसका निर्माण टेम्परेचर की वजह से हुआ है। एक पेटी विषुवती निम्नदाब पेटी जो अधिक तापमान की वजह से, और दोनों ही पोलर में 2 पेटी जिसको हमने बोला पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, इसका निर्माण होता है तापमान की न्यूनता के कारण, टेम्परेचर की कमी के कारण। तो यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इस वजह से तापमान बहुत कम मिलता है। तापमान कम मिलता है इसलिए यहाँ की वायु ठंडी होती है, और वायु जो ठंडी होती है यहाँ पर, इस वजह से ये वायु ठंडी होकर के नीचे बैठती है, और वायु जो ठंडी होकर के नीचे बैठेगी इस वजह से जो बेल्ट बनेगा उसे हम बोलेंगे ध्रुवी उच्च दाब बेल्ट या ध्रुवी उच्च दाब पेटी। तो क्लियर हुई ये चीज़ आपको? तो ये जो ध्रुवी उच्च दाब पेटी होगी यहाँ वायु ठंडी होकर के नीचे बैठी, और जो ठंडी होकर के वायु नीचे बैठेगी इसलिए ध्रुवी उच्च दाब पेटी का यहाँ पर निर्माण हुआ। अच्छा, अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो आपको मैं एक बात बता दूं, इसका विस्तार सामान्यतः हम बोल सकते हैं 80 डिग्री अक्षांश से लेकर के 90 डिग्री अक्षांश तक इस पेटी का विस्तार होता है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, एनसीईआरटी में अक्षांश के बारे में, इस पेटी के अक्षांश के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर अक्षांश भी, इसका अक्षांशी विस्तार नहीं लिखा है, लेकिन सामान्यतः आप उसको ऐसा समझने के लिए बोल सकते हैं।
कि 80 से 90 डिग्री अक्षांश के बीच में ये पेटी आपको दोनों ही गोलार्ध में देखने को मिलेगी। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो ध्रुवीय उच्च दाब पेटी का निर्माण तापमान की न्यूनता के कारण वायु के ठंडे होकर नीचे बैठने से होता है, और यहाँ पर जिससे एयर प्रेशर जो है वो बढ़ता है, इसलिए हाई प्रेशर बेल्ट का यहाँ निर्माण होता है। और तापमान की कमी के कारण इस पेटी का जन्म हुआ, इसलिए इस पेटी को हमने क्या कहा? तापजन्य पेटी या थर्मली फॉर्म्ड एयर प्रेशर बेल्ट। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? तो इस तरीके से हमारी पूरी पृथ्वी पर ऐसी 4 प्रकार की 7 पेटियां पाई जाती हैं, जिसमें से 3 पेटी तापजन्य पेटी और 4 पेटी गतिजन्य पेटी। क्लियर हुई चीजें आपको? चलिए एक बार चर्चा कर लें, इसकी रिवाइज कर लें। तो हम देख रहे हैं वायुदाब पेटियां, और वायुदाब पेटियों में हमने देखा कि हमारी पृथ्वी पर वायुदाब किसे कहते हैं? पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के भार को ही हम वायुदाब कहते हैं। वायुदाब और तापमान में इन्वर्सली रिलेशन देखने को मिलता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। जहां वायुदाब ज्यादा होगा वहां पर तापमान कम होगा, जहां तापमान ज्यादा होगा वहां वायुदाब कम होगा। क्लियर? हमने एक चीज देखी कि विषुवतीय क्षेत्र में अगर हम स्थल की बात करें तो स्थल में वायुदाब महासागरों की तुलना में कम होता है, महासागरों में वायुदाब ज़्यादा होता है, क्योंकि एयर प्रेशर महासागर नीचे हैं, इस वजह से वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। महाद्वीपों में महाद्वीप ऊंचे हैं, इसलिए वहाँ पर प्रेशर कम होगा। हमने एक चीज़ और देखी कि जो विषुवतीय क्षेत्र होते हैं, विषुवतीय क्षेत्र में वायुदाब कम होता है ध्रुवों की तुलना में, ध्रुवों में वायुदाब ज़्यादा होता है, जिसके 2 कारण हैं, एक तो टेम्परेचर तापमान और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? चलिए हमने टोटल वायुदाब की पृथ्वी पर 7 पेटियां देखी, जिसमें से 3 पेटियां जो हैं वो जिनका निर्माण तापमान की वजह से हो रहा है, और 4 पेटियां ऐसी हैं जिसका निर्माण पृथ्वी की गति की वजह से हो रहा है। तो उसमें सबसे पहली पेटी देखी हमने विषुवतीय निम्नदाब पेटी। विषुवतीय निम्नदाब पेटी पाई जाती है दोनों ही गोलार्ध में 5 डिग्री उत्तर से लेकर के 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच। ये जो विषुवतीय निम्नदाब पेटी होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तापमान ज़्यादा होता है, और तापमान ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, और ये वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर विषुवतीय निम्नदाब पेटी में वायु का ऊर्ध्वाधर आपको संचरण देखने को मिल रहा है, ऊर्ध्वाधर रूप से वायु का प्रवाह हो रहा है, वायु चल रही है, लेकिन यहाँ पर वायु क्षैतिज रूप से संचरण नहीं करती है, क्षैतिज रूप से नहीं चलती है, इसलिए इस पेटी को हम डोलड्रम पेटी या शांत पेटी कहते हैं। क्लियर? तो याद रहेगा आपको डोलड्रम या शांत पेटी किसे कहा जाता है। ITCZ का निर्माण भी यही होता है विषुवतीय निम्नदाब पेटी में। विषुवतीय इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या होता है, अभी आगे मैं इसकी चर्चा करने वाला हूँ। दूसरी पेटी हमने देखी उपोष्ण उच्चदाब पेटी। उपोष्ण उच्चदाब पेटी का निर्माण दोनों ही गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांश से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश के बीच होता है। इस पेटी की उत्पत्ति हमने देखी पृथ्वी की गति करने की वजह से, पृथ्वी की जो दैनिक गति है उस वजह से इस पेटी का निर्माण होता है। इसके अलावा विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र से जो वायु ऊपर उठी थी, वो वायु दोनों ही गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में नीचे बैठती है। तो वायु नीचे बैठती है, वायु का अवतलन होता है, जिसकी वजह से वायु के नीचे बैठने की वजह से वायु का प्रेशर नीचे बढ़ता है, दाब बढ़ता है, इस वजह से इस पेटी का निर्माण होता है। तो उपोष्ण उच्च दाब पेटी की उत्पत्ति के 2 कारण देखे हमने। कौन कौन से कारण? एक पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति, और दूसरा वायु का नीचे बैठना, वायु का अवतलन। और हमने एक चीज देखा कि यहाँ पर वायु का अवतलन होता है, वायु नीचे बैठती है, इस वजह से वायु के अवतलन की वजह से यहाँ पर ऊपर वायु ठंडी होगी, नीचे वायु जब बैठेगी तो वायु गर्म होगी, और वायु के गर्म होने की वजह से वायु का संघनन नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो यहाँ पर आपको सारे के सारे मरुस्थल देखने को मिलेंगे। और इस पेटी में जो मरुस्थल देखने को मिलेंगे वो कौन से मरुस्थल होंगे? ये जो मरुस्थल होंगे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होंगे, या जिसको हम सब ट्रॉपिकल ये जो पेटी है
सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल डेजर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ट्रॉपिकल डेजर्ट का जो निर्माण होगा ये दोनों ही पेटियों में होगा। क्लियर है? मैंने आपको सब एग्जाम्पल के से आपको समझाने का प्रयास किया, कौन कौन से मरुस्थल हैं वो भी हमने अभी देखा। चलिए, तो थोड़ा सा मैप में आप चीज़ों को देखें, कहाँ कौन से मरुस्थल है और किस तरीके से उनका निर्माण हुआ। तीसरी पेटी हमने देखी उपध्रुवी निम्नदाब पेटी। तो उपध्रुवी निम्नदाब पेटी, चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है 60 से 65 डिग्री अक्षांश में, दोनों ही गोलार्ध में टेम्परेचर काफ़ी कम होगा क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किसका निर्माण होता है? लो प्रेशर का निर्माण होता है, क्योंकि कंपैरेटिवली किसके? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना। और इस पेटी की उत्पत्ति का कारण है पृथ्वी का रोटेट करना, पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति। तो पृथ्वी जो है घूम रही है, घूर्णन कर रही है, इस वजह से इस पेटी का निर्माण हुआ। और हमने एक चीज और भी देखी कि जो वायु उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र, चूंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ भी ऊपर हाई प्रेशर है, इस पेटी के दोनों ओर हाई प्रेशर बेल्ट है और यहाँ क्या बन रहा है? लो प्रेशर। इस वजह से ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से और उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से जो वायु है वो कहाँ चलती है? उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर आती है। यहाँ वायु आपस में टकराती है और टकराने के बाद वायु पुनः ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से वायु के ऊपर उठने की वजह से भी यहाँ किस पेटी का निर्माण हुआ? निम्न दाब पेटी का निर्माण हुआ, लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण हुआ। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इस पेटी के बारे में एक बात मैंने आपको बताई कि ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से यहाँ पर ठंडी वायु आती है और इधर से ऊपर जो वायु जाती है किधर से? उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से। इस वायु को हम पछुआ पवन कहते हैं। ये वायु चूंकि उसकी तुलना में गर्म होती है, तो ये वायु ठंडी और इधर से जो वायु चल रही है ये गर्म। तो ठंडी और गर्म वायु आपस में टकराती हैं और जब ठंडी गर्म वायु, विशाल वायु राशियां आपस में टकराती हैं तो उनके संक्रमण क्षेत्र में वाताग्र का निर्माण होता है, जिसे हम फ्रंट कहते हैं। और ये जो वाताग्र होता है, वाताग्र की वजह से ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। टेम्परेट साइक्लोन का ओरिजिन इस बेल्ट में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? तो दोनों ही गोलार्ध में ये चक्रवात आपको देखने को मिलेंगे। और लास्ट जो मैंने आपको पेटी बताई वो कौन सी? ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो ध्रुवीय उच्च दाब पेटी आपको दोनों ही गोलार्ध में देखने को मिलेगी। ये दोनों ही गोलार्ध में जो पेटी होती है, चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, सूर्य की किरणें बहुत कम मिल पाती हैं, सूर्यातप कम मिल पाता है, इस वजह से यहाँ की वायु ठंडी होती है और ठंडी होने की वजह से यहाँ वायु नीचे बैठती है। और वायु जब नीचे बैठेगी तो क्या होगा? हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण होगा। तो क्लियर हुआ? हाई प्रेशर बेल्ट। और इस तरीके से ये जो 4 प्रकार की पेटियां हैं, इसमें से 3 पेटी आपको दक्षिणी गोलार्ध में भी देखने को मिलेंगी। ऐसी कुल 7 पेटियों की चर्चा हम लोगों ने की। क्लियर हुई ये चीजें आपको? चलिए, अब मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा, तो आपको बहुत अच्छे से वायुमंडलीय पौने भी समझ में आएंगे। ठीक, तो मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा वायुदाब पेटियां। और अब हम बात करते हैं वायुमंडलीय पौनों की। तो सबसे पहले वायुमंडलीय पौने क्या होती हैं, इसको हम समझ लें बहुत अच्छे से। वायुमंडलीय पौने वो पौने होती हैं जो पूरी पृथ्वी पर साल भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं। या हम इनको भूमंडलीय पौने भी कहते हैं, या इनको हम सनमार्गीय पौने भी कहते हैं, या इन्हें हम प्रचलित पौने भी कहते हैं। तो याद रखना, ये जो पौने हैं ये 3 प्रकार के पौने होती हैं। मुख्यतः ये जो प्रचलित पौने हैं या भूमंडलीय पौने हैं, पौने 3 प्रकार की होती हैं। पहला व्यापारिक पवन, दूसरा पछुआ पवन, और तीसरी जो पौने होती हैं, इन पौनों को हम कहते हैं ध्रुवीय पौने। व्यापारिक पवन जिसे ट्रेड विंड भी कहा जाता है, पछुआ पवन जिसे वेस्टर्लीज कहते हैं, और तीसरी जो पवन है, इनको पवनों को हम ध्रुवीय पवन कहते हैं। अब देखिए, जो ध्रुवीय पवन है या पोलर विंड इसे इंग्लिश में कहा जाता है, इनको समझ लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो विषुवतीय क्षेत्र है, ये विषुवतीय क्षेत्र, यहां पर इन 3 पवनों के अलावा बहुत ही मंद गति से, अत्यंत धीमी गति से पश्चिम से पूर्व की ओर एक पवन चलती है, जिसे हम प्रति विषुवतीय पवन कहते हैं। प्रति विषुवतीय पवन 10 डिग्री अक्षांश के बीच निम्न दाब वाली पेटी में या विषुवतीय निम्न दाब पेटी में, जिसको हम शांत पेटी, जिसको हम डोल्ड्रम पेटी कहते हैं, इस पेटी में 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के बीच, मतलब 10 डिग्री अक्षांश के बीच अत्यंत मंद गति से चलती है। इस पवन के बारे में सबसे पहले एक फ्लोन नामक व्यक्ति ने बताया था। तो याद रखना, नाम, इनका नाम है फ्लोन। फ्लोन के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर बहुत ही मंद गति से पश्चिम से
पूर्व दिशा में, नोट भी करते चले आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, पश्चिम से पूर्व दिशा में एक पवन चलती है जिसको प्रति विश्वती पवन कहते हैं। इस प्रति विश्वती पवन को ये प्रचलित पवन या भूमंडलीय पवनों में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि प्रचलित जो पवन होती हैं वो 3 ही पवनें होती हैं, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवनें। चलिए तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि जो विश्वती निम्नदाब पेटी है जो दोनों ही गोलार्ध में 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाई जाती है, यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा होता है, सूर्यातप ज़्यादा प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है। और जब यहाँ की वायु गर्म होकर के उठती है, ऊपर उठती है, तो होता यह है कि हर दिन इस इक्वेटोरियल रीजन में हर दिन का ये रूटीन होता है कि दिन में 12-1 बजे तक तेज़ गर्मी होती है, तेज़ धूप होती है, उसके बाद यहाँ पर बादल बनते हैं और बादल बनने के बाद यहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है। तो साल भर इस विश्वती पेटी में आपको बारिश देखने को मिलेगी, जिसका कारण है यहाँ की वायु का गर्म होकर के ऊपर उठना। दूसरी चीज़ ये कि ये जो पेटी है जिसको हम विश्वती निम्नदाब पेटी कहते हैं, इसे हम डोल्ड्रम पेटी या शांत पेटी भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पेटी में पवनों का क्षैतिज संचलन या पवनों की क्षैतिज गति नहीं होती है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि जो भी वायु यहाँ आती है सीधे ऊपर उठ जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन भूमंडलीय पवनों की, व्यापारिक पवनों की। तो मैंने आपको बताया, भूमंडलीय पवनों की। तो ये जो भूमंडलीय पवनें हैं ये 3 प्रकार की पवनें हैं। पहला है व्यापारिक पवन, इसको पूर्वी पवन या ट्रेड विंड भी कहा जाता है। दूसरा है पछुआ पवन जिसे हम वेस्टर्लीज कहते हैं, और तीसरी है ध्रुवीय पवनें। तो देखिए सबसे पहले जो व्यापारिक पवन है, व्यापारिक पवन कैसे चलती है? तो व्यापारिक पवन ये कुछ और नहीं बल्कि जो विश्वती क्षेत्र है, विश्वती क्षेत्र से जो पवनें ऊपर उठती हैं, विश्वती क्षेत्र में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, इस वजह से यहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उठी। जब ये वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी तो दोनों ही क्षेत्र में नीचे बैठेगी, और दोनों ही क्षेत्र में कहाँ नीचे बैठेगी? ये जो उपोष्ण उच्च दाब पेटी है 30 से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, और 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में दक्षिणी गोलार्ध में जो उपोष्ण उच्च दाब पेटी है, यहाँ पर ये पवनें विश्वती जो पवनें ऊपर उठी थी वो यहाँ नीचे बैठती हैं। तो देखिए ये विश्वती क्षेत्र से पवनें ऊपर उठी और ये पवनें उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में नीचे बैठ रही हैं। विश्वती क्षेत्र की जो पवन ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद ये पवनें दोनों ही उच्च दाब क्षेत्र में यहाँ पर नीचे बैठती हैं। यहाँ पर वायु का अवतलन होता है 30 से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, और 30 से 35 डिग्री अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें नीचे बैठती हैं। तो जब ये पवनें नीचे बैठती हैं तो नीचे बैठने की वजह से यहाँ जो वायु है वो धीरे धीरे गर्म होती है, और गर्म होती हुई जो वायु है इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं कराती है। इस वजह से यहाँ पर आपको डेजर्ट या बहुत सारे मरुस्थल देखने को मिलेंगे, अभी जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की थी। अब ये वायु जो विश्वती क्षेत्र की वायु गर्म होकर के ऊपर उठी और यहाँ उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में दोनों ही पेटियों में नीचे बैठी, ये वायु यहाँ बैठने के बाद दोनों ही दिशा में आगे बढ़ेगी। तो कुछ वायु इधर ऊपर जाएगी और कुछ वायु इधर नीचे आएगी, समझ लीजिए इसको। कुछ वायु इधर नीचे आएगी, कुछ वायु इधर ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक नियम काम करता है, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम है फेरल। तो फेरल का नियम है, फेरल ने कहा है कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के रोटेशन के कारण दोनों ही गोलार्ध में एक बल काम करता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल काम करता है जिसको हम कोरियोलिस बल कहते हैं, और कोरियोलिस बल की वजह से उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाईं ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाईं ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा। फेरल ने कहा उत्तर में पवनें कहां मुड़ जा रही हैं? दाईं ओर, जबकि दक्षिण में पवनें अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया जो विश्वती क्षेत्र की वायु जो ऊपर उठी थी, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में दोनों साइड में वायु नीचे बैठी। अब ये वायु जो यहाँ पर नीचे बैठी है, ये कुछ वायु इधर आएगी और कुछ वायु ऊपर जाएगी। तो जो वायु नीचे आई है तो इनकी जो यहाँ से दिशा होगी वो ये, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें कहाँ मुड़ जाती हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो
तो अगर मैं देखूं इनका जो डायरेक्शन दायां दायां मतलब राइट साइड, तो मेरा ये जहां से उनका ओरिजिन हो रहा है वहां से अगर मैं देखूं तो मेरा राइट साइड ये हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर पवनों की जो दिशा होगी वो ऐसी सीधी ना होगी, ऐसी सीधी नहीं होगी, बल्कि कोरियोलिस बल की वजह से इनकी जो दिशा होगी वो हो जाएगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो पौने चल रही हैं ये कौन सी पौने हैं, ये व्यापारिक पौने हैं, और व्यापारिक पौनों की चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में, इसी तरीके से जो पवन विषुवतीय क्षेत्र की जो पवन उच्च दाब क्षेत्र में, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में यहाँ पर बैठी थी, कुछ पवन नीचे आई और कुछ पवन ऊपर गई। तो जो पवन 5 से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के बीच चल रही है, इस पवन को हमने बोल दिया व्यापारिक पवन। और ऐसी पवनें जो 30 से लेकर के या 35 से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश के बीच चल रही हैं, इन पवनों को बोल दिया हमने पछुआ पवन। अब देख लीजिए, ये पवन जो यहाँ पर नीचे उतरी थी, ये पवन दोनों दिशा में आगे बढ़ी, कुछ पवन इधर नीचे आई और कुछ पवन इधर ऊपर गई। तो फिर वही नियम, फेरल का जो नियम है कि कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो देखिए मेरा जो दायां साइड है, जो मेरा दायां ओर है वो ये है, इसलिए इनकी दिशा सीधे सीधे ऐसे ना होकर के इनकी दिशा इस तरीके से हो जाएगी। मतलब जो वायु सीधे ना चल करके कैसी चलेगी, उत्तरी गोलार्ध में इस तरीके से चलेगी। तो ये कौन सी पवनें हैं, क्योंकि ये पवन कहाँ से चल रही हैं, ये 35 से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश के बीच चल रही हैं, तो इन पवनों को हमने बोल दिया पछुआ पवनें। सामान्यतः हम ये कहते हैं कि जो व्यापारिक पवन है वो पूर्व से चलती हैं, और सामान्यतः ये हम बोल देते हैं कि जो पछुआ पवनें हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो कोरियोलिस बल काम करता है उसकी वजह से पवनों की जो दिशा है वो चेंज हो जाती है, और ये दिशा इनकी हो गई, इनकी दिशा हो गई उत्तर मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो उत्तरी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें चल रही हैं वो उनकी जो दिशा होगी वो होगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगी। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र की जो वायु है गर्म होकर के ऊपर उठी, कुछ वायु उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में उत्तरी गोलार्ध में बैठी और कुछ वायु नीचे उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में बैठी। तो जो वायु उत्तरी गोलार्ध में बैठी थी वही वायु दोनों दिशा में दोनों ही क्षेत्र में आगे बढ़ी। कुछ वायु इधर आगे बढ़ी, कुछ वायु जो है 5 से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के बीच, और कुछ वायु 35 से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश के बीच। तो जो वायु 5 से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के बीच चलेगी, इस पवनों को हम बोल देंगे उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन, और जो वायु 35 से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश के बीच चलेगी, इन पवनों को हमने बोल दिया पछुआ पवन। तो मुझे लगता है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन और पछुआ पवन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, ठीक वैसे ही यही विषुवतीय निम्नदाब पेटी की जो कुछ वायु यहाँ बैठी थी वही कुछ वायु यहाँ पर बैठेगी दक्षिणी गोलार्ध में। तो जो वायु दक्षिणी गोलार्ध में बैठी, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में बैठने के बाद, ये मैंने दिखाया हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में बैठने के बाद यहाँ की वायु भी पुनः क्या होगी, यहाँ की भी वायु पुनः कुछ मात्रा में इधर आएगी और आधी वायु जो है इधर आ जाएगी। लेकिन होगा क्या कि यहाँ भी कोरियोलिस बल काम करेगा, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, और पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की जो दिशा होगी वो मुड़ जाएगी। तो पवनों की जो दिशा होगी, पवनें अपने कहाँ मुड़ जाती हैं, बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो पवनों की दिशा बाईं ओर। तो देखिए मैं अपने आप को खड़े करके यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ से पवनों का ओरिजिन हो रहा है, और यहाँ बायां जो साइड होगा वो ये हो जाएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने बाईं ओर मुड़ जाएंगी, मतलब यहाँ पर जो एरो होगा, जो पवनों का जो डायरेक्शन होगा, जो दिशा होगी वो ये होगी। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ कुछ वायु ये जो नीचे आई ये भी घूर्णन गति की वजह से ये घूम गई किस दिशा में, बाईं ओर। बाईं मतलब लेफ्ट साइड। तो अब देखें यहाँ से इनका ओरिजिन हो रहा है, तो मैं अपने आप को खड़े करता हूँ और खड़े करके मैं देखता हूँ, तो मेरा जो लेफ्ट साइड है वो ये हो जाएगा, बायां साइड ये हो जाएगा। तो जो यहाँ पर वायु की जो दिशा होगी वो ऐसे ना होकर के वायु की दिशा इस तरीके की हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब ये कुछ और नहीं है व्यापारिक और पछुआ पवन, बल्कि वही पवन हैं जो विषुवतीय क्षेत्र से ऊपर उठी थी, और ऊपर उठने के बाद उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में बैठी। यहाँ बैठने के बाद कुछ वायु निम्न दाब क्षेत्र की ओर आगे बढ़ी, और कुछ वायु ये उपध्रुवी निम्न दाब क्षेत्र की ओर आगे बढ़ी। और ये जो वायु आगे बढ़ी हैं, इन्हीं वायु को
5 से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के बीच व्यापारिक पवन, जबकि इसी वायु को हम 35 से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश के बीच पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो अब यहां पर आप देख लीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी, इनकी जो दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम। व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, जबकि पछुआ पवन की जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों आपको याद रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि विषुवतीय निम्न दाब पेटी की जो वायु है, सूर्यतप ज़्यादा मिलने की वजह से यहाँ की वायु गर्म हुई, कुछ वायु यहाँ बैठी, कुछ वायु यहाँ बैठी, यहाँ बैठने के बाद वो दो दिशाओं में चली, यहाँ भी बैठने के बाद दो दिशाओं में चली, और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इनकी जो दिशा थी, इनका जो डायरेक्शन था वो चेंज हो गया। क्लियर है? चलिए बस यहाँ पर आपको तो ये दो पवनें हो गई, व्यापारिक पवन और पछुआ पवन। तीसरी जो पवन है इसका नाम है ध्रुवीय पवनें। अब ये देखें ध्रुवीय पवनें कहाँ से कहाँ चलती हैं। तो जो ध्रुवीय पवनें हैं यहाँ पर क्या होता है कि देखें, ये जो ध्रुवीय पवनें हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये जो निम्न दाब क्षेत्र है, उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी, जो दोनों ही गोलार्ध में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच और 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से 65 डिग्री दक्षिण गोलार्ध के बीच ये पेटी पाई जाती है। क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम होता है, उसके बावजूद यहाँ पर निम्न दाब पेटी पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो वायु है वो गर्म होकर के ऊपर उठती है। निम्न दाब है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उठी। कुछ वायु उच्च दाब क्षेत्र में बैठती है और कुछ वायु उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में नीचे की ओर बैठती है। तो कुछ वायु ध्रुवीय उच्च दाब पेटी में बैठी और कुछ वायु उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में बैठी, और यहाँ बैठने के कारण यहाँ उच्च दाब का निर्माण हुआ। तो ये जो वायु नीचे बैठी है, तो जो वायु नीचे बैठी वो कुछ वायु इधर चलेगी और कुछ वायु इधर चलेगी। तो कुछ वायु जो 35 से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश के बीच चलेगी, तो इसी को हमने बोल दिया पछुआ पवन। और जो वायु ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र में नीचे बैठी, ये ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर जो वायु चलेगी, इसी को बोल दिया हमने ध्रुवीय पवनें। तो जो ध्रुवीय पवनें होती हैं, इनकी जो दिशा होती है वो सेम वही दिशा होती है जो ट्रेड विंड की होती है, व्यापारिक पवनों की होती है। तो व्यापारिक पवनों की दिशा में ही ये पवनें संचरण करती हैं। क्लियर? तो इनकी दिशा क्या हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की, तो ध्रुवीय पवनों की उत्तरी गोलार्ध में दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। क्लियर? और ये किस तरीके से होगा तो मैंने आपको बता दिया। ये पवनें जब नीचे आएंगी तो कोरियोलिस बल की वजह से उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाईं ओर, तो जहां से इनका ओरिजिन हो रहा है, जहां से इनकी उत्पत्ति हो रही है वहां से हम देखते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, तो मेरा जो राइट साइड है, दायां जो है वो ये है, इसलिए एरो जो है वो ऐसे बन जाएंगे। और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, चूंकि यहाँ से इनका ओरिजिन हो रहा है, तो बाईं ओर तो दक्षिणी गोलार्ध में बायां, तो मेरा जो बायां है वो ये है, मतलब लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट डायरेक्शन में ही आगे बढ़ने लगेंगी और इनकी ये दिशा हो जाएगी। क्लियर? तो लोग इसको रटते हैं, आपको बिल्कुल भी इन्हें रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वायुदाब पेटियां क्लियर हैं तो आपको पवन पेटियां भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बस आपको विषुवतीय निम्नदाब पेटी जो है, यहाँ अधिक तापमान की वजह से यहाँ की वायु ऊपर उठ रही है और फिर वो किस तरीके से बैठ रही है, इसको लेकर के आप चलें तो तीनों ही पवनें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है? तो ये तीन पवनें हमने देखा, पहली व्यापारिक पवन, दूसरा पछुआ पवन और तीसरी ध्रुवीय पवनें। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको बताना जरूरी है, इसको सुन लीजिए आप। ये जो व्यापारिक पवन होती है, जो व्यापारिक पवन दोनों ही गोलार्ध में, ये व्यापारिक पवनें जब आगे बढ़ती हैं तो विषुवतीय निम्न दाब पेटी में आकर के टकराती हैं। जब ये व्यापारिक पवनें आगे बढ़ती हैं तो विषुवतीय निम्न दाब पेटी में आकर के टकराती हैं, और टकराने के बाद चूंकि यहाँ पर ITCZ का निर्माण होता है, ITCZ जिसको हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं, या इसे अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण भी कहा जाता है। यहाँ आने के बाद जैसे ही व्यापारिक पवनें यहाँ आती हैं, विषुवतीय क्षेत्र में आपस में टकराती हैं, वैसे ही यहाँ अधिक तापमान की वजह से ये सीधे ऊपर उड़ जाती हैं, और सीधे ऊपर उठने के बाद इस क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा होती है। संवहनी धाराओं से ये पवनें ऊपर उठती हैं, यहाँ मूसलाधार बारिश होती है या संवहनी वर्षा होती है, खूब बारिश होती है। अब चूंकि
ये जो पेटी है जहाँ पर खूब बारिश हो रही है, तो इस पेटी को शांत पेटी हमने कहा, या इसी पेटी को हम डोल्ड्रम पेटी कहते हैं। तो आप याद रखना हमेशा ITCZ का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, विषुवतीय निम्नदाब पेटी में होता है, जहाँ पर दोनों ही गोलार्ध से व्यापारिक पौने आकर के आपस में टकराती हैं। दूसरी पौने हैं जिनका नाम है पछुआ पवन। पछुआ पवन दोनों ही गोलार्ध में हमने देखा 30 से लेकर के 65 डिग्री अक्षांश के बीच ये चलती हैं। सामान्यतः इनको पश्चिम से पूर्व बोल देते हैं, लेकिन कोरियोलिस बल की वजह से इनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, अभी मैंने आपको बताया। तो ये जो पछुआ पवने हैं जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं या महासागरों से महाद्वीप की ओर जाती हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड की अधिकता के कारण, उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड की अधिकता के कारण ये पौने महासागरों से आर्द्रता ग्रहण करती हैं और महाद्वीपों में खूब बारिश कराती हैं। चलिए इसको थोड़ा सा मैं मैप में आपको बता देता हूं, इसको यहां पर समझ लीजिए। जैसे ही ये पौने उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाती, जैसे ही ये पौने महासागरों से महाद्वीप की ओर जाती हैं पछुआ पौने, तो मैंने आपको बताया 35 से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश, मतलब ये वाला क्षेत्र है, यहाँ चलती है ये पछुआ पौने, ये मैंने एरो बना दिया। तो महासागर से आर्द्रता ग्रहण करेंगी, गर्म पौने होती हैं, और जैसी महाद्वीपों में जाती हैं तो यहाँ तट से टकराने के बाद ऊपर उठती हैं और इस क्षेत्र में खूब बारिश कराती हैं। तो देखिए ये वाला जो कनाडा और अमेरिका का जो पश्चिमी क्षेत्र है जिसे हम ब्रिटिश कोलंबिया कहते हैं, इस ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में ये पछुआ पौने काफ़ी वर्षा कराती हैं। यही पछुआ पौने जब आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर जो नॉर्थ अटलांटिक है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से आर्द्रता ग्रहण करती हैं और यहाँ पर ब्रिटेन और उससे लगे हुए जो देश हैं वहाँ पर बारिश कराती हैं। इसलिए बोला जाता है ब्रिटेन में साल भर वर्षा होती है। आप क्रिकेट देखते होंगे तो आप देखेंगे क्रिकेट में जब भी मैच होते हैं तो अक्सर कभी भी ब्रिटेन में बारिश हो जाती है, उसका जो कारण है वो यही है, पछुआ पौने। ठीक है, ठीक यही क्लाइमेट आपको दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलेगा। जो चिली है, दक्षिणी चिली, यहाँ भी यही क्लाइमेट पाया जाता है। तस्मानिया जो न्यूजीलैंड है, यहाँ भी यही क्लाइमेट पाया जाता है, यहाँ भी साल भर बारिश होती है पछुआ पौनों से। तो सेम जो क्लाइमेट ब्रिटेन का है वही क्लाइमेट न्यूजीलैंड का है, इसलिए न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। लेकिन मैंने आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड की अधिकता है, इसलिए जो पछुआ पौने हैं इनके लिए ये जो स्थल हैं ये अवरोध पैदा करते हैं, इनकी रफ्तार, इनकी गति यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पौने चलती हैं 35 से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश के बीच, तो जब ये महासागरों में ये चलती हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि महासागर की अधिकता है, लैंड वाला पार्ट यहाँ पर बहुत कम है, जिसकी वजह से इन पौनों के लिए अवरोध पैदा करने वाला कोई नहीं होता। तो जब ये पौने 40 डिग्री अक्षांश पर चलती हैं पछुआ पौने दक्षिणी गोलार्ध में, याद रखिएगा केवल दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पर जब ये पछुआ पौने चलती हैं तो इनको हम गरजता चालीसा कहते हैं। यही पौने जब 50 डिग्री अक्षांश पर चलती हैं तो इनको प्रचंड पचासा कहा जाता है, और जब यही पौने दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांश पर चलती हैं तो इनको चीखता साठा कहते हैं। तो 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता चालीसा पछुआ पौनों को दक्षिणी गोलार्ध में कहा गया, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड पचासा, जबकि 60 डिग्री अक्षांश पर इन्हें चीखता साठा कहा जाता है। क्लियर? चलिए तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, 40 डिग्री अक्षांश पर इन्हें क्या बोल दिया, गरजता चालीसा। 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड पचासा, और 60 डिग्री अक्षांश पर इन पौनों को चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो मैंने आपको बताया और आपको यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, एक चीज और, इन 3 भूमंडलीय पौनों के अलावा 3 कोश का भी निर्माण होता है। ये जो 3 कोश हैं ये कौन कौन से कोश हैं? एक है हेडली कोश, एक है फेरल कोश और एक है ध्रुवीय कोश। तो जैसा मैंने आपको बताया, विषुवतीय क्षेत्र की वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है और गर्म होकर के ऊपर उठने के बाद उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में ये नीचे बैठती है। तो दोनों ही गोलार्ध में यहाँ पर ये वायु नीचे बैठती है, और वायु नीचे बैठती है इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वायु का दाब बढ़ता जाता है इन पेटियों में, जिसकी वजह से यहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। वायु का दाब आपको यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा, और चूंकि वायु नीचे बैठती हुई वायु गर्म होती है इसलिए इन क्षेत्रों में ये वायु वर्षा
नहीं कराती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने देखा, यहाँ पर देखो कि ये जो वायु है विषुवतीय क्षेत्र की, ये ऊपर उठी, मतलब ऊपर उठ रही है, तो इसमें ऊर्ध्वाधर इसका संचरण हो रहा है यहाँ पर विषुवतीय क्षेत्र में। ऊपर उठने के बाद इसका क्षैतिज संचरण होता है, उसके बाद पुनः ये वायु ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद उपोष्ण उच्च दाब पेटी में या उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में ये नीचे बैठ जाती है। तो यहाँ भी नीचे बैठ रही है, यहाँ भी नीचे बैठ रही है। पहले इनका ऊर्ध्वाधर संचरण हुआ, फिर यहाँ क्षैतिज ऊपरी वायुमंडल में क्षैतिज संचरण हुआ, ठंडी होने के बाद दोनों ही दिशा में यहाँ पर वायु नीचे बैठ गई। तो ये, और फिर ये जो वायु नीचे बैठी, तो फिर ये वायु व्यापारिक पवन के रूप में चलने लगी, और यहाँ भी दक्षिणी गोलार्ध में भी ये वायु व्यापारिक पवन के रूप में चलने लगी। तो आप देखेंगे कि एक पूरा का पूरा यहाँ पर आपको एक चक्र देखने को मिल रहा है, एक पूरा का पूरा चक्र देखने को मिल रहा है। तो इस चक्र के बारे में सबसे पहले जो जानकारी थी वो हेडली महोदय ने दी, इसलिए इस चक्र को हेडली चक्र के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, हेडली चक्र या हेडली कोश या हेडली कोशिका भी इसे कहा जाता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण 5 डिग्री अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के बीच उत्तरी गोलार्ध में हेडली कोश का निर्माण होता है। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा दूसरा जो कोश है वो है फेरल कोश, या इसको फेरल कोशिका कहते हैं, जिसका निर्माण 35 से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश के बीच उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर भी देखें वही चीज हो रही है। तो जो उपध्रुवी निम्न दाब पेटी है, यहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उठी, और गर्म होने के बाद ये कुछ वायु ध्रुवी उच्च दाब पेटी में नीचे बैठी, और कुछ वायु जो थी वो उपोष्ण उच्च दाब पेटी में नीचे बैठी। और यही वायु जो है फिर नीचे बैठने के बाद कुछ जो वायु थी वो पछुआ पवन के रूप में इस तरीके से चलने लगी। तो यहाँ भी आपको एक चक्र देखने को मिल रहा है। इस चक्र का पता सबसे पहले फेरल महोदय ने लगाया था, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में 35 से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश के बीच इस वायु के संचरण को या इस कोश को हम फेरल कोश के नाम से जानते हैं। और इसी तरीके से 65 से लेकर के 90 डिग्री अक्षांश के बीच, 80 से 90 डिग्री अक्षांश के बीच जो ध्रुवीय पवनें चलती हैं, इसे हम ध्रुवीय कोश के नाम से जानते हैं। तो ये 3 कोश याद रखना, ये इनका निर्माण केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध में ही होता है। तो व्यापारिक पवन वाले क्षेत्र में हेडली कोश बनेगा, पछुआ पवन वाले क्षेत्र में फेरल कोश बनेगा। ये दोनों को याद रखें। ध्रुवीय कोश तो वैसे ही आपको याद रहेगा। क्लियर? चलिए, अच्छा ये तो हमने देख लिया पौने, 3 पौने। 3 पवनों के अलावा एक पवन मैंने आपको बताई है जो विषुवतीय क्षेत्र में अत्यंत मंद गति से चलती है, प्रति विषुवतीय पवन डोलड्रम पेटी में। इसको बिल्कुल अच्छे से आप याद रखिए। 3 पवने जो मैंने बताई, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवने। अब ये पौने जिन क्षेत्रों में चल रही है, इनका हमने अक्षांशीय विस्तार भी देख लिया है। पौने कितने कितने अक्षांश के बीच चल रही हैं, इनका डायरेक्शन भी देख लिया, जिसको आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने चीज़ों को समझ लिया है तो कभी रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा तो ये एक आदर्श वितरण मैंने अभी आपको बताया, ये पवनों का एक आदर्श वितरण है। लेकिन होता क्या है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ साथ वायुदाब पेटियों का भी खिसकाव होता है। आपने सुना होगा, सूर्य का उत्तरायण मतलब जब सूर्य कर्क रेखा के सामने आ जाता है तो इसको हम सूर्य के उत्तरायण की स्थिति कहते हैं। और जब सूर्य मकर रेखा के सामने या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सामने आ जाता है तो इस स्थिति को हम सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं। तो जैसे जैसे सूर्य का उत्तरायण होता है वैसे वैसे सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ जो वायुदाब पेटियां हैं, वायुदाब पेटियां भी उत्तर की ओर खिसकती हैं, उसी के समानांतर। जब वायुदाब पेटियां खिसकेंगी तो सीधी सी बात है, पवनें जो चल रही हैं, पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो वायुदाब पेटियों का ही अनुसरण कौन करेगा? पवनें भी करेंगी। तो पवन पेटियों का भी खिसकाव हो जाता है। मतलब ये व्यापारिक पवन और पछुआ पवन जो बेल्ट है, ये भी उत्तर की ओर सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ शिफ्ट हो जाता है। और जब सूर्य का दक्षिणायन होता है तो सूर्य के दक्षिणायन के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध की जो पवन पेटियां हैं वो भी दक्षिण की ओर उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर नीचे खिसक जाती हैं। तो याद रखें, जब सूर्य का उत्तरायण होगा तो सूर्य के उत्तरायण की वजह से बहुत सी चीज़ें प्रभावित होती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है भारतीय मानसून। इसको आप याद रखें, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण अगर नहीं होता या सूर्य का दक्षिणायन नहीं होता तो हमारे यहाँ हाई प्रेशर और लो प्रेशर में भिन्नता नहीं होती और दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें नहीं चलती। ये देखिए, ये इंडियन ओशियन है, ये हमारा इंडिया है, भारत।
तो होता क्या है, जब सूर्य का उत्तरायण हो जाता है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर में यहाँ पर खींच दे रहा हूँ, आपको दिख रही होगी, ये विषुवत रेखा है। तो होता क्या है, जब सूर्य का उत्तरायण हो जाता है तो उत्तरायण होने के साथ साथ जो वायुदाब पेटी है वो भी खिसक जाती है। मैंने आपको बताया था विषुवतीय क्षेत्र में ITCZ का निर्माण होता है। तो जो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये भी विषुवतीय क्षेत्र में होता है। तो सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ ITCZ का भी उत्तर की ओर ये शिफ्ट हो जाता है और ये उत्तर के विशाल मैदान तक शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ITCZ जितने उत्तर की ओर जाएगा उतना ही ज़्यादा लो प्रेशर का निर्माण होगा, मतलब उच्च तापमान होगा। तो उत्तर के विशाल मैदान में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ लो प्रेशर का निर्माण होता है। क्या बनता है? लो प्रेशर। जबकि भारत की तुलना में जो हिंद महासागर है, यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है, जिससे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें अत्यंत तीव्र वेग से चलती हैं, जो अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में हिंद महासागर से आर्द्रता लेकर के आती हैं और भारत में काफ़ी बारिश कराती हैं। तो जितनी अच्छी बारिश होगी हमारा मानसून उतना ही अच्छा होगा। क्लियर? तो सूर्य के उत्तरायण के साथ ही क्या हुआ? भारतीय मानसून की उत्पत्ति हुई। सूर्य के उत्तरायण के साथ ही, सूर्य का जब उत्तरायण होता है तो एक और जलवायु की उत्पत्ति होती है, जिसको चीन तुल्य जलवायु कहते हैं। तो जो चीन तुल्य जलवायु है, ये पाई जाती है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में। तो जो व्यापारिक पवनें हैं, व्यापारिक पवनों का जब तक खिसकाव हो जाता है, तो ये जो व्यापारिक पवन, सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ व्यापारिक पवन जब उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, तो ये व्यापारिक पवनें जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, ये पवनें महासागर से, पश्चिमी प्रशांत महासागर से आर्द्रता ग्रहण करती हैं और चीन में काफ़ी वर्षा कराती हैं। इसलिए चीन में जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, इसको भी आप याद रखें। तो जो चीन तुल्य जलवायु की उत्पत्ति हुई वो भी सूर्य के उत्तरायण के कारण, जैसे हमारे भारत में मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति हुई। इसी तरीके से जब सूर्य का दक्षिणायन हो जाता है तो आपने सुना होगा विश्व में एक जलवायु पाई जाती है जो काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है, बहुत अच्छी जलवायु होती है, जिसको हम भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। तो ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु है या मेडिटेरियन सी क्लाइमेट है, इसकी उत्पत्ति सूर्य के दक्षिणायन के साथ साथ होती है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही सूर्य का दक्षिणायन हो गया तो उसके साथ साथ वायुदाब पेटियां और पवन पेटियां भी दक्षिण की ओर नीचे खिसक जाती हैं, जिससे पछुआ पवन जो 35 से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश के बीच चल रही थी, ये पछुआ पवन की जो पेटी है वो नीचे की ओर आ जाती है और नीचे की ओर आने की वजह से ये 30 से 45 डिग्री अक्षांश के बीच बहुत तीव्र वेग से पछुआ पवन चलने लगती है। तो पछुआ पवन जो 35 से 60 में चल रही थी वो इधर नीचे आ गई, नीचे खिसक गई, जिसकी वजह से 30 से लेकर के 45 डिग्री अक्षांश महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में जो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो सूर्य के दक्षिणायन के साथ साथ किस जलवायु की उत्पत्ति हुई? भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति हुई। तो सूर्य का उत्तरायण होना और सूर्य का दक्षिणायन होना ये विश्व की बहुत सारी जलवायु को प्रभावित करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जलवायु है भारतीय मानसून। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो आज हम लोगों ने पढ़ा वायुदाब पेटियां और पवन पेटियां। तो विश्व में कुल 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, जबकि पूरी पृथ्वी पर 3 प्रचलित पवनें या भूमंडलीय पवनें पाई जाती हैं। इनके अलावा एक और पवन पाई जाती है जो डोल्ड्रम पेटी पर पश्चिम से पूर्व की ओर अत्यंत मंद गति से चलती है, जिसे प्रति विषुवतीय पवन कहते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले एक व्यक्ति जिसका नाम था फ्लोन के द्वारा इसकी जानकारी दी गई। तो आज के लिए इतना ही। तो मुझे लगता है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आगे के वीडियो भी आप ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।